हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट देशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। बेसिकली ये हमारे फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें ये सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो सेक्शंस हमें कंप्लीट करने हैं वो हमें पहले सेक्शन 141 से लेके 150 तक पढ़ने हैं। तो 141 बात क्या करता है? बेसिकली ये डिफाइन है कि अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। ये हमने आपका जब सेक्शन 34 और सेक्शन 149 भी पढ़ा था तो उसमें भी डिस्कस करा था। आज हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है कि कौन सी चीज को हम कौन सी असेंबली को हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे। फिर हमारा सेक्शन 142 बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये बेसिकली 141 का एक्सटेंड है कि मतलब बीइंग अ मेंबर से क्लियर हो रहा है कि अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर है तो उसे भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा। पनिशमेंट इसकी 143 में दे रखी है, ठीक है। यानी कि अनलॉफुल असेंबली की पनिशमेंट किसमें दे रखी है? 143 में दे रखी है। अब आपकी बात होता है सेक्शन 144 क्या कहता है? सेक्शन 144 कहता है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन्स। यानी कि आप डेडली वेपन्स के साथ आपने किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करा। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अनलॉफुल असेंबली, उसको आपने डेडली वेपन्स के साथ क्लियर करा। आपको विद इलस्ट्रेशन समझाऊंगा ये चीज, ठीक है। अभी बस इंट्रो चल रहा है। सेक्शन 145 कह रहा है कि ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली नोइंग टू बी अ कमांड टू डिस्पेंस। यानी कि अगर आपको पता है कि मान लीजिए पुलिस वालों ने कहा हट जाओ, पर तब भी आप उनको रोक रहे हो और उनको हटने नहीं दे रहे, तब सेक्शन 145 आता है। फिर हमें पढ़ना राइटिंग क्या है। देखिए, अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग में फर्क होता है। अनलॉफुल असेंबली मतलब बस ज्वाइन कर लेना ही अनलॉफुल असेंबली है, पर राइटिंग में आपका अनलॉफुल असेंबली प्लस वायलेंस और फोर्स दोनों होना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फिर बात करता है सेक्शन 147 आपका राइट की पनिशमेंट देता है, ठीक है। 148 कहता है कि अगर आपने कोई राइटिंग यानी कि कोई ऐसे अनलॉफुल असेंबली जिसमें फोर्स और क्रिमिनल फोर्स यूज हो रहा है, उसको आपने डेडली वेपन्स के साथ यूज कर लिया तो है, ठीक है। सेक्शन 149 क्या कह रहा है? एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ द कमिटिंग 149। सेक्शन 149 ये कह रहा है कि अगर आपने किसी ने भी करा है, यानी कि एक भीड़ में 1 किलोमीटर की दूर पे खड़ा हुआ एक आदमी और यहां पर खड़ा हुआ एक आदमी, मैं उसे नहीं जानता, तो भी हम दोनों एक अनलॉफुल असेंबली के लिए जिम्मेदार है। सेक्शन 149 हमारी लायबिलिटी को बताता है, ठीक है। ये हमने सेक्शन 34 और 149 में कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में पढ़ा था। फिर सेक्शन 150 कहता है कि हायरिंग एंड कन्विंसिंग ऑफ हायर पर्सन जॉइन ऑफ अनलॉफुल असेंबली। यानी कि आप लोग हायर करते हो, किसी को लेकर आते हो, किसी को ज्वाइन करवाते हो, किसी को कन्विंस करते हो कि आप हमारी अनलॉफुल असेंबली में आइए, वो ये बात करता है। एक एक सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 144। देखिए, 141 को अनलॉफुल असेंबली है क्या, इसको हम बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पर इसे आप ऐसे समझिए कि जब 5 या 5 से ज्यादा लोग, यानी कि इसके लिए मिनिमम 5% होना जरूरी है, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। कोई भी लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है, और उनका एक इंटेंशन क्या है कि हमें कुछ ऑफेंस करना है। और कौन सा ऑफेंस? यहाँ पे बहुत सारे ऑफेंस दे रखे हैं, पर इनका एक तोड़ दे रखा है। यहां पर एक वर्ड लिखा है अदर ऑफेंसेस या एनी ऑफेंसेस। यहां पर एक वर्ड आ गया आपका एनी ऑफेंसेस, जिसके वजह से सारा क्लियर हो रहा है। कोई भी ऑफेंस हो आपका, A to Z जितने भी ऑफेंस है, किडनैपिंग, मिसचीफ, जितने भी ऑफेंसेस हैं, सारे ऑफेंसेस आपके क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से इसी एक वर्ड से क्लियर हो रहा है और अदर ऑफेंसेस से ही क्लियर हो रहा है आपका कि कोई भी ऑफेंस करने के लिए हो, ठीक है। अगर कोई भी ऑफेंस करने के लिए जब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो आपका अनलॉफुल असेंबली लगेगा। और अब जब भी हमारे किसी भी सेक्शन में अनलॉफुल असेंबली का मतलब आए तो आपको ये प्रिजम्पशन आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अनलॉफुल असेंबली का मतलब है 5 से ज्यादा लोग होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनके इंटेंशन क्या होगा, किसी ऑफेंस करने का। तो अनलॉफुल असेंबली कई बार ये वर्ड यूज करा गया, ठीक है। बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली क्या कहता है? हूएवर बीइंग अवेयर। मान लीजिए, देखिए, अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होने के लिए अवेयर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली के से रिलेटेड अवेयर हो, जैसे एक मूवी आई थी टैंगो चार्ली मूवी में क्या देखा था हमने कि एक भीड़ होती है, मॉब होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो दंगा कर रहे होते हैं। दंगे में एक आदमी खड़ा होता है, तो जो इंडियन सोल्जर हो रहा है उस आदमी को मार देता है। हालांकि वो सिर्फ एक खड़ा हुआ था, वो एक बंदा, वो इस अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं था। क्यों नहीं पार्ट था? क्योंकि वो अवेयर नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। वो बस एक स्पेक्टर था, यानी कि बस एक देखने आया हुआ था भीड़ को, ठीक है। तो उसके ऊपर चला देता, उसका अनलॉफुल असेंबली से लेना देना नहीं था, ठीक है। यानी कि अनलॉफुल असेंबली के लिए आपका इंटेंशन सेम होना चाहिए किसी भी ऑफेंस के लिए।
प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स आपका नेसेसरी नहीं होता अनलॉफुल असेंबली के लिए, यानी कि हम दोनों ने अगर एग्री करे हाँ आज हम दंगा करेंगे, आज चल मारते हैं लोगों को, तो ये हमारा 120B में आ गया, ये सेक्शन 34 में आ गया, ठीक है। पर ये अनलॉफुल असेंबली 149 में नहीं आया, क्योंकि 149 में उसकी लायबिलिटी बताई गई है, यानी कि वो अनलॉफुल असेंबली में जरूरी नहीं है कि मैं किसी भी भीड़ के बंदे को जानता हूँ, ठीक है। 500 किलोमीटर दूर भी 500 मीटर दूर पे खड़ा हुआ आदमी भी मुझे जानता है नहीं जानता, अगर हम दोनों के उद्देश्य सेम है कि हम दंगा करेंगे तो ये लगेगा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट कितनी है? इसकी पनिशमेंट है आपकी अनलॉफुल असेंबली की शैल बी पनिश विद द 6 मंथ्स की पनिशमेंट है, फाइन और बोथ, और बेलेबल ऑफेंस है ये, ठीक है। और फिर आते हैं हम सेक्शन 144 पे। सेक्शन 144 क्या कहता है? ज्वाइनिंग और अनलॉफुल असेंबली आर्म विद डेडली वेपन्स। मान लीजिए आप डेडली वेपन्स के साथ किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करते हैं। डेडली वेपन का मतलब क्या होता है? डेडली वेपन का मतलब है यानी कि कोई ऐसा हथियार, ऐसी कोई चीज जिसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए यूज होता है, एक डंडा है, वो एक डेडली वेपन है। क्यों? क्योंकि आप वो उससे किसी चीज को तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक नाइफ है, नाइफ भी एक डेडली वेपन है, पर हाउस नाइफ और उसमें नाइफ में अलग होता है। पर अगर मान लीजिए नाइफ है, हाउस नाइफ ही है, पर इसे मैं यूज कैसे कर रहा हूं, वो चीज उसे डेडली बनाती है। चीज को यूज को डेडली बनाना डेडली बनाती है। अब है सेक्शन 145। सेक्शन 145 कहता है कि ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू बी डिस्पेंस। अब देखिए ये चीज क्या है कि आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर सरकार ने मुझे कहा है कि यहां पर 15-20 लोग इकट्ठे हैं, और यहां पर सरकार ने बैरिकेटिंग कर दी और कहा आप इस बैरिकेटिंग से पीछे हो जाइए, और मैंने उनका कहना नहीं माना, तो मेरे पे कौन सा सेक्शन लगेगा? 145। वहां पर मैंने कुछ तोड़ फोड़ करिए, कुछ करा है, वो अलग सेक्शन है। अभी आपको एक FIR दिखाऊंगा, उस FIR में रिसेंटली एक गांधीनगर में एक रॉइट्स हुए थे, उससे रिलेटेड मैं आपको एक FIR भी दिखाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 1। अब देखिए रॉइटिंग क्या है, रॉइटिंग और अनलॉफुल असेंबली में फर्क क्या है? देखिए रॉइटिंग का मतलब है फोर्स और वायलेंस यूज करना, फोर्स और वायलेंस प्लस आपका अनलॉफुल असेंबली। जब ये दो चीज, जब अनलॉफुल असेंबली में फोर्स और वायलेंस यूज हो जाता है तो वो रॉइट का रूप ले लेता है, ठीक है। और एनी मेंबर देयरऑफ, इसकी पनिशमेंट किसमें दे रखी है? 147 में। 146 में डेफिनेशन है, 147 में इसकी पनिशमेंट है। और अगर आप डेडली वेपन के साथ आ गए तो ठीक ये चीज। देखिए बेसिकली अनलॉफुल असेंबली के लिए सिंपल आपका कुछ होना चाहिए, पर वो अनलॉफुल असेंबली रॉइट कब बन जाती है? जब उसमें फोर्स प्लस अनलॉफुल असेंबली यूज हो जाता है। और अनलॉफुल असेंबली सिंपल आपका 5 लोग किसी ऑफेंस के लिए इकट्ठे हुए तब बन जाता है, और डेडली वेपन के लिए अलग से। सेक्शन 149 क्या कह रहा है? सेक्शन 149 कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ द ऑफेंस कमिटिंग इन प्रोसिक्यूशन। ये सेक्शन 149 वही कह रहा है कि अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, वो सारे के सारे इक्वली लायबल माने जाएंगे। अभी आपको एक FIR से आराम से समझ में आएगा ये। सेक्शन 150 सिंपल से ये कहता है कि अगर आप अनलॉफुल असेंबली के लोगों को लेकर आते हैं, हायरिंग करते हैं, पैसा दे के करते हैं, तब ये चीज लगेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से समझे, यहां पर क्या है कि इन लोगों के पास हथियार है। ये हथियार क्या है? डेडली वेपन है, जिससे किसी कुछ तोड़ने के ये काम आ सकता है, ठीक है। तो इनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 144 लगेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 144 कह रहा है अनलॉफुल असेंबली विद डेडली वेपन्स, यानी कि डेडली वेपन्स के साथ आपने किसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करा है, ठीक है। फिर दूसरा सेक्शन है सेक्शन 145। सेक्शन 145 क्या कहता है कि अगर कानून ने किसी चीज के लिए मना करा है कि आप उधर नहीं जाएंगे, और तब भी आप उनके बात नहीं मान रहे, तब सेक्शन 149 लगता है। और इन सबकी इक्वली लायबिलिटी बनाने के लिए, मान लीजिए रॉबरी कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये किसी का ये किसी को मार रहा है, ये किसी का सर फोड़ रहा है, इन तीनों को इक्वली लायबल करने के लिए सेक्शन 149 ये कहता है कॉमन इंटेंशन, सॉरी कॉमन ऑब्जेक्ट वाली बात, ठीक है। एक ये मूवी थी अग्निपथ। अग्निपथ अगर आपने मूवी देखी होगी, उसमें क्या हुआ था कि जब रऊफ लाला आपकी ऋतिक रोशन की बहन को किडनैप करके ले जाता है, तो वहां पर वहां के जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो पुलिस को रोक रहे होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये उसके सपोर्टर्स जो है रऊफ लाला के, पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं, पुलिस वालों को अंदर जाने नहीं दे रहे, ठीक है। अब देखिए, एक तो पहली बात ये अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। अनलॉफुल असेंबली कैसे है? एक तो 5 से ज्यादा लोग हैं, दूसरी चीज इसमें ये जो इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑफेंस करने का है, तो ये तो अनलॉफुल असेंबली बन गए। और इनके हाथ में, किन्हीं के हाथ में भी आप देखिए डेडली वेपन्स भी है, ठीक है। तो इन पे सेक्शन 145 तो लगेगा, क्योंकि पुलिस यानी कि पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डाल रहे हैं। देखिए
ये इन्हें अंदर आने से रोक रहे हैं, ठीक है, अंदर जाने से रोक रहे हैं। 146, 147 और 148 यानी कि रॉइटिंग के, यानी कि रॉइट कर रहे हैं, क्योंकि रॉइटिंग में हमने पढ़ा था कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली है और उस अनलॉफुल असेंबली का एजेंडा क्या है, फोर्स या वायलेंस करना, तो ये वाला सेक्शन लगेगा, ठीक है। और 149 में इन सब की लाइबिलिटी हो जाएगी। मान लीजिए ये वाले चचा जान जो है, ये चचा जी जो है ये आपका कुछ गाड़ी तोड़ रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी तोड़ रहे हैं और ये पीछे वाला बस खड़ा हुआ है। अब ये जो पीछे वाला है और ये आगे वाला है, सेक्शन 149 की वजह से इक्वल लाइबल होंगे, चाहे ये दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो, पर ये दोनों क्या होंगे, इक्वली लाइबल होंगे। भीड़ में खड़े हुए जितने भी लोग हैं जिन्होंने अनलॉफुल असेंबली कर रखी है, सारे इक्वल लाइबल होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शन 149। अब एक और इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक मूवी थी मर्दानी, ठीक है, ये मर्दानी मूवी आपने देखा होगा, इसका एक बहुत फेमस सीन है जिसमें क्या होता है, ये लोग तोड़ा फाड़ी कर रहे होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप दंगा करने के लिए आपके, क्योंकि जब भी आप राइट वर्ड सुनते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि लोग आके सामान तोड़ने मतलब किसी हिंदू मुस्लिम वाले दंगे दिमाग में आते होंगे। जरूरी ऐसा नहीं है कि दंगे के लिए कुछ वैसी चीज हो। मान लीजिए मैं 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 लोग कहीं पर भी कुछ ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो भी ये सेक्शन हो जाएगा। पर अगर 5 से कम है तो हम पे ये ऑफेंस नहीं बनेगा। अब देखिए जैसे इसमें क्या है, इसमें ये जो लोग है 1 2 3 4 5 6 जितने भी है, ये क्या कर रहे हैं, ये तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, यानी कि मिसचीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जब मिसचीफ कर रहे हैं, रानी मुखर्जी आके इन्हें रोकती है, मत करो ये सब कुछ, पर ये इनका कहना नहीं मानते। और इवन इस सीन में वो सेक्शंस भी गिनवाती है कि कौन कौन से सेक्शंस तुम पे लगेंगे, जैसे कि अनलॉफुल असेंबली के सेक्शन 145 कि आप पब्लिक सर्वेंट को उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं, ठीक है, राइटिंग के सेक्शंस हो गए। और एक सेक्शन 353, हालांकि 353 असॉल्ट में हमें पढ़ना है, पर 353 में मतलब होता है कि कभी भी कोई भी आप पब्लिक सर्वेंट के ऊपर गेस्चर बना रहे हो, ऐसे क्रिमिनल फोर्स यूज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही रानी मुखर्जी बोलती है कि रुको, तो ये आदमी बोलता है नहीं रुक रहा, मैं क्या कर लेगा, और इसके ऊपर है ना थोड़ा सा गलत तरीके से आगे बढ़ता है और ऐसे करता है, तो इसे स्लैप करती है। तो ये जो कर रही है, ये क्या कर रहा था, ये पब्लिक सर्वेंट के ऊपर असॉल्ट कर रहा था, इसलिए इसमें 353 भी लग गई। ये जब हमारे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स वाला चैप्टर आएगा उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक एफआईआर है, ठीक है, ये रिसेंटली एक एफआईआर हुई है, गांधीनगर की है, और इसमें हमें पढ़ना है कि क्या क्या इसमें ये सेक्शंस लगे थे, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बता दूं, एक बार ब्रीफिंग कर दूं। ये आपके राइटिंग के सेक्शन लगे थे, पब्लिक सर्वेंट, ये तो राइटिंग का नहीं है, ये है कि अगर आपने पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानी, पुलिस की बात नहीं मानी थी, एक एक लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगा कहां पे क्या है। ये राइटिंग के सेक्शन हो गए। 308 भी हो गया। 308 होता है कि आपका अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, यानी कि जब आपके सर में 3 mm का गड्ढा आ जाता है। मान लीजिए मैंने किसी के सर पे ऐसा कुछ मारा और उसके मारा, जब उसके 3 mm से ऊपर का गड्ढा आया या 3 mm तक आया, तब 308 लगता है। ये मर्डर कल्पेबल होमोसाइड के ही पार्ट है। 505 यानी कि प्रोवोक करा आपको भीड़ ने, आपने भीड़ को, ठीक है, यानी कि ये सेक्शन से अब इसकी एफआईआर को पढ़ते हैं। 186 होता है कि आप पब्लिक सर्वेंट को उसके काम में रुकावट डाल रहे हैं, ठीक है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर पहली बात तो हमें यह है कि जो इंफॉर्मेशन जिसने दी है, इंफॉर्मेशन जिसने दी है वो एक कांस्टेबल है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेंट बन सकता है एफआईआर में। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन देने वाला कौन आदमी है, कांस्टेबल है। तैनात हूं दिनांक इतनी इतनी तारीख को, मैंने एसएचओ साहब को हुक्म के एसएचओ साहब के हुक्म के थ्रू एस को, यहां पर हमने एक्यूज का नाम क्या है, एस रखा है, ठीक है। एस जो ए संगठन चलाता है, यानी कि एस जो है वो एक एसोसिएशन चलाता है, जिसका एसोसिएशन का नाम ए है, जिसका वो प्रेसिडेंट है। इस विषय में बेसिकली इसमें हुआ क्या था, एक लेडीज के साथ मर्डर हो गया था, वो इनके कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, ठीक है। और उसके लिए उसकी की फिर इन्वेस्टिगेशन हो, सारे लोग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट चले, उसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था, ठीक है। बट उसको पहले आप देखिए, आप ऐसे कोई प्रदर्शन करते हैं या कोई ऐसे रैली निकालते हैं तो परमिशन लेनी होती है। तो यहाँ पर जो अक्यूज एस था, इसने परमिशन नहीं ली थी एसएचओ साहब से, ठीक है। तो अब इसमें वही बात आ रही है कि जिसमें इंफॉर्मेंट ने बताया, एस को बताया कि परमिशन के लिए अप्लाई, जिसमें आपने करीब 5 बजे एस के घर पे, मतलब आपने जो परमिशन ली थी वो आपकी डिनाई हो गई है। तो फिर एस क्या करता है, 5 बजे के करीब दिल्ली पहुंचा और एस से मिलकर उसे सूचित किया, यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेंट जो है, यानी कि जो कांस्टेबल है, उसने एस को बताया कि आपकी परमिशन जो आपने ली, परमिशन आपने एप्लीकेशन लगाई थी परमिशन के लिए, वो आपकी डिनाई हो गई है।
ठीक है, जो उन्होंने कैंडल मार्च निकालना था। यह सुनकर एस से मिल और जिस पर उसने कहा कि अपने 100-150 आदमी को इकट्ठा किया, यानी कि एस ने क्या करा, 100-150 आदमियों को इकट्ठा करा, कैंडल मार्च शांतिपूर्वक रहेगा, जिस पर मैंने एसएचओ साहब को इस बारे में सूचित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो कांस्टेबल था उसने सूचित कर दिया कि एस जो है वो अपने 100-150 आदमियों को लेकर निकल चुका है कैंडल मार्च निकालने के लिए, और उसे परमिशन नहीं है। यहां पर पहली बात तो है कि उसे परमिशन नहीं थी, अगर परमिशन लेता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लिहाजा थाने में पुलिस भी एहतियात थी, यानी कि पुलिस कांस्टेबल साहब ने, एसएचओ साहब ने पूरी पुलिस फोर्स रख रखी थी। के घर पास गली में पहुंचा, गली का नाम यहां पर हम मिटा दिया गया, समय करीब 6 बजे झील चौक के पास तरफ पड़े और जो बीच में लोग भी उनके साथ जुड़ते चले गए, यानी कि यहां से उनका जुलूस निकलता रहा और साथ साथ उनके लोग भी जुड़ते रहे। अब जो हाईलाइट है उसे ध्यान दे, उनके साथ जुड़ते चले गए। एस जो एक्यूज है, बीच में दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाने लगा और भीड़ को भड़का रहे थे और भीड़ को ये प्रोवोक कर रहे थे। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स बोल रहे थे जो उनको ज्वाइन करे और जो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट के थे। ठीक है, जिनके हाथों में एक संगठन भी बैनर थे, मतलब उन्होंने जो लोग थे उन्होंने संगठन के बैनर भी पकड़ रखे थे। पुलिस बूथ के पास पहुंची, जो उनकी भीड़ थी वो पुलिस बूथ के पास पहुंची, पुलिस स्टाफ मौजूद मिले जहां पर एस उसके और वारदात और आरोपी पहले ही गिरफ्तार करके जेल में उसके साथ आई भीड़ काफी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेड पे रोकने की कोशिश करी। यानी कि देखो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि जो ये भीड़ आई थी यहां बैरिकेडिंग हुई थी, यहां से पुलिस वाले उन्हें कह रहे हैं कि आप वापस चले जाओ, और वो वापस नहीं गए, तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 145 लगेगा। ठीक है, कि वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप चले जाओ, और उनके पास परमिशन भी नहीं है यहां पर रैली निकालने की, क्योंकि जब भी आपको अपने इलाके में या किसी भी इलाके में रैली निकालनी होती है तो पुलिस वालों की परमिशन लगती है, एसएचओ की लगती है। ठीक है, या डीसीपी की लगती है। आरोपी पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस वाला बताता भी है कि जिस आप ऑफेंस के लिए, जिसकी लेडीज के लिए आप ये निकाल रहे हैं, उसमें जो लोग हैं, जो अक्यूज है, वो पकड़े जा चुके हैं, तो आप क्यों रैली निकाल रहे हैं। ठीक है, वापस जाए, इत्तेहाद दिया और इन्हें पुलिस वालों ने उन्हें आगाह भी करा कि इत्तेहाद भी दी कि वापस चले जाए अगर वह अपनी गैर कानूनी हरकतों के बाज नहीं आए। अब देखिए एक चीज गैर कानूनी कैसे हो गई, वो कैंडल मार्च निकाल रहे, एक चीज गैर कानूनी क्यों हो गई। पहली बात तो उनके पास परमिशन नहीं थी। ठीक है, से बाज नहीं आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहां पर पुलिस वालों ने उन्हें चेतावनी भी दी कि जा सकती है, लेकिन एस फिर भी लगातार दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे लगाता हुआ भड़काते हुए, जिनके उकसाने पर भीड़, अब देखिए यहां पर क्या हुई, भीड़ उकसा गई, यानी कि भीड़ प्रवोक हो गई। ठीक है, उन्होंने बैरिकेड तोड़कर मेन मार्केट में, यानी कि इन्होंने जो ये भीड़ थी इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया। ठीक है, और मेन मार्केट में थाना गांधीनगर के सामने आ गए, जहां पर भीड़ को साहब में तोड़फोड़ में मार्केट के लिए उन्होंने स्टाफ पहुंचकर रोकने के समझाने की कोशिश करी, अपना मार्च खत्म करके अपने घर लौट जाने की भी अपील करी। इसी बीच अचानक की भीड़ ने वो पुलिस फोर्स की 2 जिप्सियां तोड़ दी और कई लोगों को चोट भी आ गई। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको स्टोरी अगर थोड़ी समझ आई तो क्या हुआ, अब सेक्शंस को समझते हैं, सेक्शन कैसे लगे। पहली बात तो जो भीड़ थी, ठीक है, पहली बात जो भीड़ थी उनके पास परमिशन नहीं थी। ठीक है, उन भीड़ के पास परमिशन नहीं थी। ठीक है, पुलिस वालों ने मना करा तब भी वो गेट को बैरिकेडिंग तोड़ के चले गए, तो सेक्शन 145 लग गया। उनके पास कोई डेडली वेपन्स भी थे, ये बात एफआईआर है तो इसमें कोई क्लियर बात नहीं है, उनके पास डेडली वेपन्स थे इसलिए उनके ऊपर राइटिंग के भी सेक्शंस लग गए। उन्होंने सरकार का कहना नहीं माना इसलिए भी। इसी भीड़ में किसी को कुछ चोट लग गई थी। ठीक है, चोट लग गई थी, उनके टांके आ गए थे, तो 308 का भी सेक्शन लग गया, प्रोवोक का भी सेक्शन लग गया। अब देखिए इसमें कम से कम नहीं तो 40 से 50 लोग पकड़े गए थे। अब क्या 40 से 50 के लोग 308 के लिए जिम्मेदार होंगे? आंसर इज यस। क्यों? उनमें से किसी ने भी कोई ऑफेंस कराओ, चाहे एक ने कराओ, मतलब 1 ने कराओ या 40 ने कराओ, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेक्शन लगा हुआ है 149। ये सेक्शन की वजह से सारे इक्वली लायबल होंगे। ठीक है, तो इसलिए भीड़ में खड़ा हुआ उस तरफ का आदमी और इस तरफ का आदमी में से कोई भी एक ऑफेंस करता है तो वो सारे के सारे जिम्मेदार होते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारी नोट्स के पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।